हाय, हेलो, जय सिया राम। तब क्या हालचाल? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। हाँ, तो पिछला क्लास में हम लोगों ने लिमिटेशन देख लिया था। स्टैटिस्टिक्स का हम लोगों ने लिमिटेशन देख लिया था एज अ सिंगुलर सेंस में। तीन चीज बताए थे ना जी। क्या था? एक लिमिटेशन था, एक सब्जेक्ट मैटर था, एक नेचर था। तीन चीज बतलुअल हम। तो लिमिटेशन हम लोगों ने देख लिया था, 5 या 6 हम आपको लिमिटेशन बताए थे पिछले क्लास में। आज वाले क्लास में जस्ट हम लोग लिमिटेशन के बाद वाला टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है। तो कौन कौन सा टॉपिक है? स्कोप में ही लिमिटेशन के बाद सब्जेक्ट मैटर, नेचर और सबसे लास्ट जो आपका टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस। तो टोटल 3 ही टॉपिक बचा हुआ है चैप्टर नंबर 1 में। कौन कौन सा? तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स और सबसे लास्ट में आपका इंपॉर्टेंस या आप उसको फंक्शन बोल लो। ठीक है, इंपॉर्टेंस या फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इतना जब हम लोग आज खत्म कर लेंगे तो फाइनली हम लोग का चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट मैटर में सर यहाँ पे हम 2 चीज लिखे हैं। सब्जेक्ट मैटर को या सब्जेक्ट मैटर में हम कितना चीज लिखे हैं? 2। कौन कौन सा? एक होता है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक होता है आपका इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। कौन कौन सा स्टैटिस्टिक्स होता है अंडर सब्जेक्ट मैटर? तो पहला सर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा होता है आपका इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव का, क्या मतलब होता है इन्फ्लुएंशियल का? तो देखो, हम आपको बताए थे कि स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड 5 स्टेजेस। कौन कौन सा? तो सबसे पहले कलेक्टिंग ऑफ डेटा, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा, प्रेजेंटिंग ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा और फाइनली होता है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, 5 स्टेप्स हम बताए थे कि स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड 5 स्टेप्स, 5 स्टेजेस। अब सवाल ये आता है कि सर जब हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे, जब हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, जब हम लोग डेटा को प्रेजेंट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो कोई मेथड होगा ना, कोई टूल्स होगा ना। आखिर हम डेटा को कैसे कलेक्ट करेंगे? कोई मेथड होना चाहिए। हम डेटा को एनालिसिस कैसे करेंगे? कोई ना कोई वहाँ भी मेथड, टेक्निक, टूल्स होना चाहिए। हम डेटा को प्रेजेंट कैसे करेंगे? तो वहाँ भी कोई ना कोई तो मेथड होगा ना, कोई ना कोई टूल्स होगा ना, कोई ना कोई टेक्निक होगा ना। तो सर जो टूल्स एंड टेक्निक डेटा को कलेक्ट करने से लेके डेटा को इंटरप्रेट करने में काम आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। देखो क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू ऑल दोज मेथड, क्या? ऑल दोज मेथड विच आर यूज फॉर द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। वो सारा मेथड, वो सारा टूल्स, वो सारा टेक्निक जो डेटा को कलेक्ट करने में, प्रेजेंट करने में, एनालिसिस करने में काम आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो देखिए, ये जो आप लोगों का किताब है ना स्टैटिस्टिक्स, ये जो बुक है आप लोगों का, ये कंप्लीट आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। क्यों? क्योंकि आगे इसमें आप मीन पढ़िएगा, मीडियन पढ़ोगे, मोड पढ़ोगे, कोरिलेशन पढ़ोगे, डिस्पर्सन पढ़ोगे, डेविएशन पढ़ोगे, रेंज पढ़ोगे, बार ग्राम चार्ट, सब चीज पढ़ोगे। तो ये क्या है? ये सब पार्ट है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। जब आप डेटा को कलेक्ट करोगे ना, तो डेटा कलेक्ट करने का 2 मेथड होता है। ठीक है, कौन कौन सा? एक होता है आपका सेंसस और एक होता है आपका सैंपल। ये 2 मेथड होता है जिससे आप डेटा कलेक्ट करते हो, बाय सेंसस मेथड और बाय सैंपल मेथड। ठीक, ये 2 मेथड जनरली होता है। उसके बाद जब डेटा को प्रेजेंट करते हो तो प्रेजेंट कैसे करोगे? इन द फॉर्म ऑफ बार, इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम। ये अलग अलग टूल्स है, अलग अलग मेथड है जो आप, जिससे आप डेटा को प्रेजेंट करते हो। उसके बाद जब आप डेटा को एनालिसिस करोगे तो क्या निकालोगे? डेटा का जनरली आप निकालोगे एवरेज। क्या निकालेंगे सर? एवरेज। एवरेज को हम लोग क्या बोलते हैं? मीन।
उसके बाद आप क्या निकालोगे, उसके बाद आप निकालोगे मीडियन, उसके बाद आप निकालोगे मोड, उसके बाद क्या निकालोगे, उसके बाद निकालोगे आप स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद आप क्या निकाल सकते हो, तो उसके बाद निकाल सकते हो आप कोरिलेशन। तो कहने का मतलब कि जो टूल्स एंड टेक्निक डेटा को कलेक्ट करने से लेके डेटा को इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। देन चलो इसके बाद क्या है, इसके बाद है सर इन्फ्रेंटल स्टैटिस्टिक्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्रेंटल स्टैटिस्टिक्स? तो क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू ऑल दोज मेथड बाय विच कंक्लूजन आर ड्रॉन। क्या है, वो सारा मेथड जिससे आप कंक्लूजन निकालते हो रिलेटिंग टू अ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। मतलब बहुत भारी लाइन है शायद। मतलब देखो पॉपुलेशन, सबसे पहला कि पॉपुलेशन का मतलब क्या, जनसंख्या, आबादी? नहीं, स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन का मीनिंग चेंज हो जाता है कंप्लीटली। ऐसे इन जनरल अगर कोई पूछे पॉपुलेशन क्या होता है तो सब पॉपुलेशन आबादी, जनसंख्या, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन क्या होता है, एग्रीगेट ऑफ आइटम्स। पॉपुलेशन का मतलब शॉर्ट में एग्रीगेट्स ऑफ आइटम, एग्रीगेट्स ऑफ आइटम। पॉपुलेशन को ही एक और नाम से हम लोग बोलते हैं यूनिवर्स। पॉपुलेशन इज ऑल्सो नोन एज अ यूनिवर्स। अब यूनिवर्स का मतलब अंतरिक्ष नहीं, स्पेस नहीं, ठीक। यूनिवर्स या पॉपुलेशन का मतलब स्टैटिस्टिक्स में होता है एग्रीगेट ऑफ आइटम, जिसपे आप अपना स्टडी कर रहे हो, जिसपे आप अपना रिसर्च कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो A+ कॉमर्स क्लासेस है, ठीक है, ये कोचिंग है A+ कॉमर्स क्लासेस। अब A+ कॉमर्स क्लासेस में मान लो क्लास 11th पे हम रिसर्च कर रहे हैं, क्लास 11th के बच्चों पे हम रिसर्च किए कि क्लास 11th के बच्चों का एवरेज पॉकेट मनी क्या है, ठीक है। मेरा रिसर्च करने का टॉपिक क्या है कि क्लास 11th के जो बच्चे हैं उनका एवरेज पॉकेट मनी क्या है। तो जो भी बच्चे क्लास 11th के हैं ना, जो मेरे स्टडी का पार्ट है, वो क्या हो जाएंगे, पॉपुलेशन। वो क्या है, पॉपुलेशन। मान लो क्लास 11 में 50 बच्चे हैं, वो 50 बच्चे क्या हो जाएंगे, वो 50 बच्चे हो जाएंगे पॉपुलेशन या यूनिवर्स, ठीक है। एग्रीगेट्स ऑफ आइटम जो आपके स्टडी का पार्ट होता है उसी को आप क्या बोलते हो, पॉपुलेशन, नहीं तो यूनिवर्स। अब क्या है डेफिनेशन में, इट रेफर्स टू ऑल दोज मेथड बाय विच कंक्लूजन आर ड्रॉन रिलेटिंग टू पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। अब सैंपल का मतलब, मान लो हम क्या बोले, मेरा क्या टॉपिक था कि क्लास 11th के जो बच्चे हैं उनका ऑन एन एवरेज पॉकेट मनी क्या है। अब 11th में 50 बच्चे हैं, हम क्या किए, 50 बच्चों से इंफॉर्मेशन नहीं लिए, हम रैंडमली 50 में से 10 बच्चे को उठाएं, उनसे इंफॉर्मेशन लिए और उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर दिए। यही होता है आपका इन्फ्रेंटल स्टैटिस्टिक्स। क्या कि आप कुछ सैंपल के बेसिस पे आप कंक्लूजन निकालते हो, और वैसा कंक्लूजन जो इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है उसी को आप क्या बोलते हो, इन्फ्रेंटल स्टैटिस्टिक्स, ठीक। हम जो 50 बच्चों के बीच में से 10 बच्चों का पॉकेट मनी का डेटा निकाले तो ये पता चला कि ऑन एन एवरेज क्लास 11th के जो बच्चे हैं उनका पॉकेट मनी 2000 पर मंथ है, 2000 पर मंथ उनका पॉकेट मनी है। तो ये क्या है, ये है आपका इन्फ्रेंटल स्टैटिस्टिक्स। क्यों, क्योंकि सर इसमें हम सैंपल के बेसिस पे कंक्लूजन निकालें और वैसा कंक्लूजन हम निकालें जो इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। वो 2000 जो हम बताएं कि ऑन एन एवरेज क्लास 11th के बच्चों का पॉकेट मनी 2000 है, वो 50 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्रेंटल स्टैटिस्टिक्स। और डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, जो टूल्स, जो मेथड आपको डेटा कलेक्ट करने से लेके डेटा को इंटरप्रेट करने में काम आता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो ये था सर आपका सब्जेक्ट मैटर। चलिए उसके बाद है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैट का नेचर कैसा है, तो जब हम लोग नेचर का बात करते हैं ना तो स्टैट का 2 टाइप का नेचर, क्या,
स्टैट को हम लोग साइंस भी बोलते हैं और स्टैट को हम लोग आर्ट भी बोलते हैं। ठीक, जब आप मैनेजमेंट पढ़ोगे तो मैनेजमेंट को भी साइंस बोलते हैं, मैनेजमेंट को भी आर्ट बोलते हैं, मैनेजमेंट को प्रोफेशन भी बोलते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है कॉमर्स। कॉमर्स में देखो साइंस आर्ट सबको, फिजिक्स को सुने हो कहीं या मैथ्स को सुने हो, मैथ इज ऑल्सो नोन एज अ आर्ट या कुछ भी, लेकिन हमारा स्टैटिस्टिक्स, हमारा मैनेजमेंट, साइंस, आर्ट, प्रोफेशन सबसे जाना जाता है। तो नेचर को में जो यहाँ सबसे पहला है साइंस, तो स्टैटिस्टिक्स को हम लोग साइंस क्यों बोलते हैं? वाई स्टैट इज नोन एज अ साइंस? तो देखो, जब हम लोग साइंस में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो स्टेप वाइज करते हैं, एकदम सिस्टमैटिक मैनर में करते हैं, सिस्टमैटिक वे में करते हैं कि अच्छा स्टेप नंबर 1 में 1 गिलास पानी लेंगे, स्टेप नंबर 2 में उसमें चीनी डालेंगे, स्टेप नंबर 3 में नींबू डालेंगे, स्टेप नंबर 4 में उसको मिक्स करेंगे और फाइनली जो सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, सॉल्यूशन जो आपका बनेगा वो नींबू पानी चीनी का शरबत आपके पास तैयार हो जाएगा। ये आपका था प्रॉपर सिस्टमैटिक वे। तो साइंस में जो भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो वो क्या होता है? एक सिस्टमैटिक वे में होता है। जब भी आप केमिस्ट्री लैब में जाते हो या फिजिक्स लैब में जाते हो, जो एक्सपेरिमेंट वहाँ पे करते हो, सॉल्यूशन जो आप मिक्स करते हो, ऐसा नहीं है ना कि एक बार आग लगा दी है केमिस्ट्री लैब में, नहीं। तो कहने का मतलब कि स्टैट भी क्या है? स्टैट भी टोटल आपका 5 स्टेजेस इंक्लूड करता है। कौन कौन सा? कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालिसिस और इंटरप्रेटिंग। ये पांचों एक अपने में इसका सिस्टमैटिक वे होता है। जब तक आप डेटा को कलेक्ट नहीं करोगे, ऑर्गेनाइज कहाँ से करोगे? जब ऑर्गेनाइज ही नहीं होगा, प्रेजेंट कहाँ से करोगे? जब प्रेजेंट ही नहीं होगा तो आप एनालिसिस कहाँ से करोगे? कहने का मतलब कि जिस तरह साइंस में सिस्टमैटिक वे होता है कोई भी चीज को करने के लिए, इन द सेम वे आपका स्टैटिस्टिक्स भी एक सिस्टमैटिक वे में चलता है, एक सिस्टमैटिक पाथ पे चलता है। इसीलिए हम लोग स्टैटिस्टिक्स को साइंस बोलते हैं। ठीक, वाई स्टैट इज नोन एज अ साइंस? क्योंकि जिस तरह साइंस में एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सिस्टमैटिक वे होता है, इन द सेम वे स्टैट में रिसर्च करने के लिए भी सिस्टमैटिक पाथ होता है, सिस्टमैटिक मैनर होता है, सिस्टमैटिक वे होता है। उसके बाद आर्ट का मतलब, देखो आर्ट का मतलब होता है कि आप देखो हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कला होता है। कोई बहुत अच्छा गाना गाता है, कोई बहुत अच्छा भोला बना देता है, कोई बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, कोई बहुत अच्छा पढ़ने में होता है। तो सबका अपने अंदर कुछ ना कुछ आर्ट है। तो स्टैट को हम लोग आर्ट क्यों बोलते हैं? आर्ट हम लोग इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, जो भी रियल प्रॉब्लम है, रियल प्रॉब्लम क्या हो सकता है? रियल वर्ल्ड में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, इन्फ्लेशन हो सकता है, पॉवर्टी हो सकता है। तो स्टैटिस्टिक्स ये सारे प्रॉब्लम को नंबर के फॉर्म में बहुत इजीली वे में आपके सामने एक्सप्रेस करता है। ये अपने आप में एक आर्ट है, ये अपने आप में एक कला है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, इतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को स्टैटिस्टिक्स विद द हेल्प ऑफ डेटा, विद द हेल्प ऑफ नंबर आपके सामने इजी वे में उसको एक्सप्रेस करता है। इसीलिए स्टैटिस्टिक्स को हम लोग आर्ट बोलते हैं। ठीक है, साइंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस तरह साइंस में सिस्टमैटिक मैनर होता है, सिस्टमैटिक पाथ होता है, इन द सेम वे स्टैट में भी रिसर्च करने के लिए आपका सिस्टमैटिक ऑर्डर होता है। आर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को आपके सामने नंबर्स के फॉर्म में बहुत ईजी वे में क्या करता है? प्रेजेंट कर देता है। ठीक, ये था आपका स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लिमिटेशन हम पिछला क्लास में बता दिए थे, सब्जेक्ट मैटर अभी बता दिए, डिस्क्रिप्टिव, इन्फ्रेंटल, फाइनली नेचर बता दिए, साइंस और आर्ट। लास्ट आपका जो टॉपिक है आज का या इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक वो है आपका फंक्शन या इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फंक्शन या इंपॉर्टेंस, यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 आपका एंड हो जाएगा। ठीक, तो पहला क्या है? फंक्शन, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यही तो स्टैट का आर्ट है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मान लो बहुत प्रॉब्लम होता है कोई भी इकोनॉमी में, पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। तो क्वांटिटेटिव का मतलब वैसा एक्सप्रेशन या क्वांटिटेटिव का मतलब वैसा डेटा जिसको आप नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो। तो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पहला एडवांटेज ये बताता है, पहला इंपॉर्टेंस ये बताता है कि स्टैटिस्टिक्स
क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन इकोनॉमिक प्रॉब्लम को नंबर्स के फॉर्म में आपके सामने इजीली वे में एक्सप्रेस करता है। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, आप कहीं भी बुक में डेटा देखते हो अनएम्प्लॉयमेंट का, पॉवर्टी का, इन्फ्लेशन का, तो डेटा नंबर्स के फॉर्म में ही होता है कि 2014 में इन्फ्लेशन इतना था, 2024 में इन्फ्लेशन इतना हो गया, तो 10 साल में इन्फ्लेशन इतना से इतना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, वो बात की बात है। तो वो नंबर्स के फॉर्म में ही होता है ना। तो अगर स्टैटिस्टिक्स नहीं होता तो क्या नंबर्स के फॉर्म में आपके सामने इतना इजीली वे में आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एनालिसिस कर सकते थे? नहीं। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंस है। सेकेंड, इंटरसेक्टुअल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। इसका मतलब देखो, इंटरसेक्टुअल का मतलब होता है जब आप अलग अलग सेक्टर के बीच में कंपैरिजन करते हो। जैसे मान लो एक आपका प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी सेक्टर, एक आपका सर्विस सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर, 3 सेक्टर होता है इकोनॉमी में। तो जब आप अलग अलग सेक्टर के बीच में कंपैरिजन करते हो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टरल। ठीक, जैसे मान लो अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक, या मान लो एम्प्लॉयमेंट हम लोग लेके चलते हैं। एम्प्लॉयमेंट हम लोग क्या लेके चलें? हम लोग लेके चलें एम्प्लॉयमेंट 2014 का। फॉर एग्जाम्पल 2014 का एक एम्प्लॉयमेंट हम लोग लेके चले तो हम लोगों को ये पता चला कि प्राइमरी सेक्टर में मान लो इतना % लोग एम्प्लॉयड थे, मान लो 20% लोग प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड थे। उसके बाद सेकेंडरी में 30% लोग एम्प्लॉयड थे और सर्विस सेक्टर में 50% लोग एम्प्लॉयड थे। तो जब आप अलग अलग सेक्टर के बीच में कंपैरिजन करते हो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टरल। और इंटरटेम्पोरल का मतलब जब आप सेम सेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हो। जैसे मान लो एम्प्लॉयमेंट, तो अलग अलग सेक्टर में जब हम कंपैरिजन किए तो इंटरसेक्टरल। लेकिन अगर हम ये बोले कि 2014 में प्राइमरी सेक्टर में 20% एम्प्लॉयमेंट था और 2024 में प्राइमरी सेक्टर में 10% एम्प्लॉयमेंट हो गया, मतलब 10% से एम्प्लॉयमेंट घट गया। जब हम सेम सेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं इंटरटेम्पोरल, और जब हम अलग अलग सेक्टर का कंपैरिजन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टरल। ठीक, उसके बाद क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। स्टैटिस्टिक्स आपको कॉज एंड इफेक्ट बताता है। जैसे मान लो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, इफेक्ट क्या हो गया? इफेक्ट हो गया कि इकोनॉमी में क्या है सर? इन्फ्लेशन है। अब इन्फ्लेशन होने का क्या रीजन हो सकता है? हो सकता है इकोनॉमी में मनी सप्लाई काफ़ी इंक्रीज हो गया होगा, हो सकता है इकोनॉमी में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया होगा, हो सकता है ना, हो सकता है पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया होगा। तो आखिर इन्फ्लेशन का क्या क्या कॉजेस हो सकता है? तो स्टैटिस्टिक्स आपको कॉज एंड इफेक्ट दोनों साथ में बताता है कि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो सर इन्फ्लेशन किस कारण से बढ़ा? हो सकता है इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया हो सकता है मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया हो सकता है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया हो। आखिर क्यों इन्फ्लेशन आया इकोनॉमी में? तो कॉज एंड इफेक्ट भी आपको स्टैटिस्टिक्स सेम वे में बताता है। जब आप हायर एजुकेशन के लिए जाओगे, जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो ये कॉज एंड इफेक्ट पे आपका कंप्लीट चैप्टर मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन। ये रिग्रेशन कंप्लीट आपको बताता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट, दो वेरिएबल के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। वो आप लोग डिटेल में पढ़ोगे रिग्रेशन जब आप ग्रेजुएशन या हायर स्टडी में जाओगे तब। चलिए, उसके बाद है इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग। इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग में स्टैट कैसे हेल्प कर सकता है? कैसे 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 कैसे? मान लो 2014 में, इधर लिख रहे हैं, एक मिनट, चलो इसको मिटा दे रहे हैं हम लोग। देखिए, मानिए 2014 में इन्फ्लेशन 16% था, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। 2015 में इन्फ्लेशन 18% हो गया, 2016 में इन्फ्लेशन 20% हो गया। अब अगर कोई पूछे आपसे कि 2018 में इन्फ्लेशन कितना % हो सकता है, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो ना। आप अंदाजा लगा सकते हो कि अच्छा 2018 में इन्फ्लेशन 22 से 23% हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस डेटा के
अकॉर्डिंग हर साल इन्फ्लेशन 2% से इंक्रीज हुआ। मतलब आप इकोनॉमिक फोरकास्ट कैसे करते हो, कोई भी फोरकास्टिंग आप कैसे करते हो, विद द हेल्प ऑफ डेटा, विद द हेल्प ऑफ पास डेटा। तो जब आपके पास डेटा है तब ना, और डेटा का क्यों है, क्योंकि आपके पास स्टैटिस्टिक्स है। अगर स्टैटिस्टिक्स नहीं होता तो क्या आपके पास डेटा होता? नहीं। जब डेटा ही नहीं होता सर, तो क्या आप फोरकास्ट कर सकते हो, अनुमान अंदाजा लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो। सिंपल, डेटा नहीं तो कुछ भी नहीं। उसके बाद है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, ठीक है, इन्फ्लेशन के टाइम या डिफ्लेशन के टाइम या अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए, इंटरेस्ट कम करने के लिए, जो भी पॉलिसी बनाती है वो पॉलिसी बनाएगी डेटा के हेल्प से ही ना। जैसे मान लो गवर्नमेंट जब ये डेटा देखी तो गवर्नमेंट को ये पता चला कि हर साल 2% इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो आने वाले साल में भी 2 से 3% इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो अब गवर्नमेंट इसको कम करने के लिए क्या बनाएगी? पॉलिसी बनाएगी। तो पॉलिसी बनाने के लिए भी सर हमको डेटा चाहिए ना, बिना डेटा के हम पॉलिसी कैसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो पॉलिसी बनाने के लिए भी क्या चाहिए? डेटा। और डेटा कहाँ से आएगा? विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट। लास्ट क्या हवा जी? लास्ट हवा इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां पे दो इकोनॉमिक वेरिएबल इक्वल हो जाए। अगर आप कंज्यूमर हो तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब उसको सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम मिलेगा। अगर कोई प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में कब आएगा? जब उसको प्रॉफिट मैक्सिमम मिलेगा। तो कहने का मतलब कि अगर कोई भी प्रोड्यूसर्स को मैक्सिमम कोई भी प्रोड्यूसर्स को मैक्सिमम किस पॉइंट पे मिलेगा, ये पता आप कैसे लगाओगे? कोई भी कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन किस पॉइंट पे मिलेगा या किस पॉइंट पे मिल सकता है, ये आप पता कैसे लगाओगे? ये पता लगाओगे आप डेटा के हेल्प से ही। तो यहाँ भी स्टैटिस्टिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। सिंपल वे में, दुनिया है तो स्टैटिस्टिक्स की बदौलत। अगर स्टैट नहीं होता, कोई भी पॉलिसी, कोई भी फोरकास्टिंग आप कर ही नहीं सकते हो। ना पॉलिसी होता, ना फोरकास्टिंग होता तो इकोनॉमी चलता? नहीं चलता। तो स्टैटिस्टिक्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। क्यों? ये सारा पॉइंट आपके सामने। ये था कंप्लीट आपका चैप्टर नंबर 1। इसमें क्या क्या हम लोग पढ़े? व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स, उसका स्टेजेस प्लूरल सेंस में, उसका फंक्शन, ठीक है, उसके बाद सिंगुलर सेंस में, उसका लिमिटेशन, उसके बाद सब्जेक्ट मैटर, उसके बाद सब्जेक्ट मैटर के बाद नेचर, और फाइनली आपका इंपॉर्टेंस या फंक्शन। ये था आपका चैप्टर नंबर 1 स्टैटिस्टिक्स का। यहाँ पे राम नाम सत्य है, चैप्टर एंड। अगला क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, स्टैट का ही, ठीक है। तब तक के लिए बाय, सी यू, जय सिया राम, टेक केयर।